चलिए कमांडोज, तो अब हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, मतलब ऐसे एमसीक्यूज जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, वही या उनके समान एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। तो ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमें कुछ थ्योरी का ऐसा हिस्सा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। तो पेन पेपर साथ रखिएगा, है ना। और ये जो इनकी नोट्स की शीट में आपको क्वेश्चन तो मिल चुके होंगे बेटा, उनको साथ सॉल्व करते चलना है हमको, ठीक है ना। क्लियर। चलो, तो मैं एक काम करूंगा, पहले क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर आप खुद भी आंसर कीजिएगा, और उसके बाद मतलब आपको आंसर करने को थोड़ा वक्त लगता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पर पहले खुद आंसर कीजिएगा, उसके बाद फिर जो है मेरा जो है वो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, ठीक है ना। पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। और हां, वही वाली बात हमारे आपके बीच ये तो तय हो चुका है, ये हो चुका है हमारे आपके बीच कि यदि आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत किया, और वो क्वेश्चन जो है वो कोई ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल या मीडियम लेवल क्वेश्चन है, और तुमने गलती किया, टिंग टिंग टिंग, क्या करना है, 5 सिटअप्स लगाने हैं, ठीक है ना। समझ गए, है ना। नोट कर लेना, बाद में इकट्ठे करने हैं, फिर वो, है ना, मम्मी बोलेगी कि ये अच्छे सर है, वीडियो में पढ़ा के भी हमारे बच्चे को सिटअप लगवा देते हैं, है ना। ठीक, तो लगाने मतलब लगाने, नोट कर लेना, ठीक है। और कठिन क्वेश्चन होगा ना कुछ तो मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा ये सिटअप वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। चलो, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है, बोल रहा है आपसे वो, एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों की गति, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। ऑप्शन ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, उसका स्पिंडल फाइबर से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है डिपेंड्स ऑन स्पिंडल फाइबर एंड काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर पर निर्भर करता है। तीसरा है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। चौथा है इज इंटरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम ओवर मायोफिब्रिल, ठीक है, बताइए। टिनिंग टिनिंग, वीडियो पॉज कर दो यार, हम पॉज ना होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि देखो बेटा, हम अच्छे से जानते हैं कि मेटाफेज में, ये मैंने कहा ये आपका न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस है, ठीक है ना, इक्वेटर है उसका। क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है, ठीक है ना, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर ऐसे आकर जुड़ते हैं, इससे कहां जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पर आकर जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पर आकर जुड़ते हैं। ये इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, अपोजिट पोल की ओर मूव करता है एनाफेज में। तो इसका मतलब ये एनाफेज में क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए काइनेटोकोर जरूरी है, क्योंकि उससे स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं और स्पिंडल फाइबर ही इसको खींचते हैं, अपोजिट पोल की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, एक क्रोमोसोम को इक्वेटर से पोल तक खींचने में, 30 एटीपी का खर्चा आता है, ठीक है ना, 30 एटीपी का खर्चा आता है। इसलिए सेल डिवीजन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक क्रोमोसोम को इक्वेटर से पोल तक खींचने में 30 एटीपी का खर्चा आता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो गया इसका बीटा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एस्टर क्या है बताइए, एस्टर क्या है बताओ। एस्टर इज, सेंट्रियोल को एस्टर बोलते हैं क्या, या एस्टर रेज एंड माइक्रोट्यूबुलर स्पिंडल, सेंट्रियोल एंड एस्टर रेज, सेंट्रियोल स्पिंडल। अब ये क्या है, ये बड़ा नैरो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल नैरो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ आंसर के, देखो एस्टर का मतलब होता है सितारा, ठीक है, एस्टर का मतलब होता है स्टार, ठीक है, सितारा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एस्टर का मतलब क्या होता है, स्टार या सितारा, ठीक है ना, ठीक है। स्टार कैसा होता है, ऐसे ही बनाते हैं हम स्टार को। अरे यार ठीक से बनाता हूं, चलो मैं ना स्टार बनाता हूं, मेरे को आता है। ये होता है स्टार, है ना। तो ऐसा कि दिखाई पड़ता है हमें कि ये है सेंट्रियोल, और ये है इससे निकलते हुए एस्टर रेज दिखाई पड़ते हैं हमको, ठीक है। इससे निकलते हुए एस्टर रेज हमको ऐसे दिखाई पड़ते हैं हमको, ये तो बनता है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, ठीक है, एस्टर रेज। तो एस्टर जो है वो बेटा अकेले सेंट्रियोल से नहीं बनता है, अकेले एस्टर रेज या स्पिंडल फाइबर से नहीं बनता है, सेंट्रियोल प्लस एस्टर रे को मिलाकर हम बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। तो आंसर इज सी, ठीक है ना। नोट कर लेना इसको, ये बिल्कुल नैरो ऑप्शन क्वेश्चन है बेटा,
11 क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 165 रेफरेंस के लिए दे रखा है यहां पे। तो अभी आपका एस्टर इज सेंट्रल प्लस एस्ट्रल रेस, ठीक है ना, याद रखना, भूलना नहीं इसको आप। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्रोमोसोम आर लीस्ट कंडेंस ड्यूरिंग, यानी किस अवस्था में क्रोमोसोम सबसे कम संघनित रहते हैं, किस अवस्था में क्रोमोसोम सबसे कम संघनित रहते हैं, लीस्ट कंडेंस रहते हैं। तो इसका हिंट यह है कि जिस अवस्था में क्रोमोसोम को सबसे अधिक जो है वो काम करना पड़ेगा, जिस अवस्था में डीएनए को सबसे अधिक काम करना पड़ेगा, जिस अवस्था में सेल का सबसे अधिक निर्माण होगा, ग्रोथ होगी, उस अवस्था में जो है वो क्रोमेटिन मेटल को बिखरा हुआ रहना पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन केवल तब निकल सकती है बाहर जब डीएनए को आप डिकंडेंस कर देता। तो वो अवस्था कौन सी होती है? वो होती है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज बोले तो इंटरफेस, आंसर आ गया अभी। ग्रोथ फेज बोले तो इंटरफेस, है ना बेटा? क्लियर? तो सबसे अधिक कंडेंस क्रोमोसोम कब होते हैं? अब बताओ, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, सबसे अधिक कंडेंस क्रोमोसोम कब होते हैं? मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे अधिक कंडेंस होते हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन G2 फेज डीएनए कंटेंट इज, G2 फेज में डीएनए कंटेंट क्या होता है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को, फटाफट आंसर करो, बताओ। ठीक है, G2 फेज में क्या कंटेंट होता है बताओ। ठीक है, देखो बेटा याद रखना, यानी हमें मालूम है अच्छे से मालूम है कि हम जानते हैं कि सेल साइकिल में क्या होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ठीक है, ये सेल साइकिल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि G1 फेज में 2n इक्वल टू 2c होता है, ऐसे यार लिख लो, ऐसे जैसे मैंने बनाया ना ऐसे तुम भी लिख लो। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना उनके तुम आंसर कर पाओगे। ठीक है, 2n यानी G1 फेज में 2n इक्वल टू 2c होता है, S फेज में 2n इक्वल टू ये 2c से बढ़कर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4c हो जाता है। ठीक है ना, 4c होता है। क्यों 4c होता है बेटा ये? क्योंकि यहां पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, एस फेज में होता है। ठीक है ना, मतलब एस फेज के शुरुआत में, अब ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एस फेज के शुरुआत में 2n इक्वल टू 2c होगा, एस फेज जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डीएनए बढ़ता हुआ जाएगा और यहां पे 2c से ये 4c हो जाएगा। ठीक है, सी बोले तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में डीएनए की मात्रा। और G2 में क्या होगा, G2 में होगा 2n इक्वल टू 4c होगा। याद रखिए, एस फेज में क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन नहीं आता है, बस इतना होता है कि हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए के बजाय 2 डीएनए हो जाता है, तो इसलिए डीएनए का अमाउंट डबल हो गया यहां पे। तो 2n इक्वल टू 4c होगा G2 में। और एम फेज में क्या होता है, एम फेज में क्या होगा, एम फेज में 2n इक्वल टू 4c से घटकर ये क्या हो जाएगा, ये 4c से घटेगा, क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, 4c से घटकर क्या रह जाएगा, ये 2c रह जाएगा। कब? एम फेज में, क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, एना फेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर होगी, 1 से 2 सेल बन जाए, 1 से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तो 4c से घट के वो 2c रह जाएगा एम फेज में। क्या पूछा उसने आपसे, G2 फेज में डीएनए कंटेंट क्या होगा, तो तुमने क्या आंसर लगाओगे, बताओ क्या आंसर लगाओगे? डेल्टा डी इज द आंसर। आपके सामने आंसर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिस इज द आंसर। क्लियर? तो अब क्या है, अब हमने ये वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, G1 का डीएनए क्रोमोसोम नंबर, S का डीएनए क्रोमोसोम नंबर, G2 का और M का, वो भी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज। G1 फेज में क्या बनता है? याद रखिएगा बेटा, G1 फेज में मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिंथेसिस होती है, मोस्ट ऑफ द कोशिका का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, याद रखिएगा, ये बनते हैं S फेज में। के ये एकमात्र प्रोटीन है जो S फेज में बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो S फेज में डीएनए के साथ ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। और हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, कोई भी डीएनए हो वो एस फेज के अंदर ही बनता है, कोई भी डीएनए हो उसका डुप्लीकेशन या उसका निर्माण एस फेज के अंदर ही होता है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो G2 फेज में बनते हैं, अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, याद रखना है बेटा, तुमको भूलना नहीं कि हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में, न्यूक्लियर डीएनए एस फेज में, और G2 फेज में बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आगे चलकर काम करना है, तो ये कहां बनेगा, G1 फेज में बनेगा, निर्माण इसका G1 फेज में होगा और काम करेगा ये एस फेज में। क्लियर? इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके थ्योरी लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। G1 स्टेज ऑफ इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल शोज के
सेल साइकिल के इंटरफेस की जीवन फेज क्या दर्शाती है? एक्टिव सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्टिव निर्माण कब होता है बेटा? ये होता है एस फेज में, ठीक है। एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये बिल्कुल सही है, ये जीवन में भी होता है और ये G2 में भी होता है। एक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी जीवन में भी होता है, G2 में होता है। तो आंसर आ गया बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। यानी जो है वो आरएनए का निर्माण भी होता है और प्रोटीन का निर्माण भी होता है, कब? जीवन फेज में, ठीक है, क्लियर। चलिए 7, जीनोम क्या है बताओ? ये इस पर भी बात कर चुके पहले हम बेटा, है ना, थ्योरी लेक्चर में मैंने बताया हुआ आपको जीनोम क्या है। जीनोम इज दी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का एक सेट जो मदर से आता है, ठीक है, या फादर से आता है, उस एक सेट को, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम जीनोम कहते हैं। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सेल साइकिल को किसके द्वारा खोजा गया था? सेल साइकिल को खोजा था बेटा हॉबर्ट एंड पैल्कनेट के, याद रखिए, हॉबर्ट एंड पैल्कनेट जो है वो सेल साइकिल को डिस्कवर किया था बेटा, याद रखना, के, है ना। और रीमैक ने जो है वो एमाइटोसिस को डिस्कवर किया था, के, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, सीधा न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाता है, डंबल शेप होता है और सीधा दो हिस्सों में बढ़ जाता है, उसे एमाइटोसिस कहते हैं। वो रीमैक ने बताया था, रॉबर्ट रीमैक ने, ठीक है ना। ठीक, फार्मर और मुरे का संबंध है मियोसिस से, इनका संबंध है मियोसिस को ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ठीक है। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है मियोसिस से बेटा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? सेल साइकिल को डिस्कवर किया था, सेल साइकिल को डिस्कवर किया था हॉबर्ट एंड पैल्क ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इज इन साइलेंट स्टेट? बोल रहा है आपसे, किस अवस्था में सेल साइकिल की, किस अवस्था में पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सुप्त अवस्था में होता है? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, एकदम जो है वो काम नहीं करेगा, बताइए, ठीक है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, बताओ, है ना। सोचो जरा ध्यान से और आंसर दो, ठीक है। देखो बेटा, आपको पता है कि G1 फेज में प्रोटीन बनता है, बिल्कुल सही बात है, सेल का सिंथेसिस होता है। G2 में भी बनता है, G2 में क्या बनता है? ट्यूबलिन प्रोटीन बनता है, ठीक है। जीवन में मोस्ट ऑफ द एंजाइम बनते हैं और एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है। और जब जब भी प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन बनाने वाला एंजाइम जो अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन करता है वो काम करेगा, और वो एंजाइम क्या होता है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होता है वो, के पेप्टिडिल ट्रांसफरेज काम करेगा प्रोटीन को बनाएगा। जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द सेल के प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है और G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। लेकिन एम फेज में कोई भी प्रोटीन नहीं बनता है, आंसर है डेल्टा डी। इस समय पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम सुप्त अवस्था में होगा, काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, in which phase of cell cycle the polymerization of deoxyribonucleides can be observed? किस सेल साइकिल की किस अवस्था में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण देखा जाएगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होता देखा जाएगा? मतलब क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली? एग्जामिनर ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करता है आपको फंसाने के लिए, पर आपको पता है आप बायोमेंटर्स के कमांडो है, बायोमेंटर्स के कमांडो तो अपनी अच्छी ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन को फोड़ देंगे पर फंसेंगे नहीं बाबू, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो है इसका उत्तर क्या है? ये बोल रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन किया, मतलब बॉस डीएनए को बनाया। डीएनए का बनना मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, डीएनए बनेगा। डीएनए कब बनेगा? एस फेज में बनेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना? 11 तो हो गया आप, हाँ 11, ठीक है, 10 हुआ ना, अब हम आए 11 पे, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग, अभी देखो आया क्वेश्चन, मैंने बताया भी, हिस्टोन प्रोटीन किस अवस्था में बनता है? मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है एस फेज में, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है G2 फेज में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो ऐसा नहीं कि मैंने सिंपल क्वेश्चन कुछ ले लिए बेटा, ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ना। यहां पर हमारी प्रायोरिटी ये नहीं कि हम बहुत कठिन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि जिस पे सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मैं कह दूं आपको। तुम लोग जितने लोग एग्जाम से डरते हो ना, तो तुम लोग क्या करते हो? तुम पूरे पेपर में से 4 कठिन क्वेश्चन पकड़कर बोलते हो सर ऐसा पेपर आने लगा है।
अरे भैया 80 क्वेश्चन देखो, 85 क्वेश्चन देखो, वो लड्डू जैसे क्वेश्चन है, पढ़ लोगे बनेंगे जरूर वो आपसे, ठीक है, इसलिए पहले उनको प्रायोरिटी पे पूरा करो, ठीक है ना, 5 वो तो बनी जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। चलिए, विच स्पेसिफिक प्रोटीन इज फॉर्म इन G2 फेज, फिर से क्वेश्चन घूम के आ गया, आपसे बोल रहा है आपसे कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनता है। अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये क्या है, ये सेल साइकिल के टुकड़ों के क्वेश्चन है, के पहले मैं इकट्ठा बता चुका हूं आपको, तो ये एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइप से पूछा गया उन्होंने, और ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आंसर क्या गया यहाँ पे, G2 फेज में कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, नहीं कभी नहीं भूलना इसको बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसका फोल्ड प्रोटीन क्या होते हैं, ये प्रोटीन की फोल्डिंग करने वाले ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन को फोल्ड करते हैं, जो लंबा प्रोटीन चेन होता है उसको वो सेकेंडरी टर्सरी स्टेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमेटिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, क्रोमेटिड का निर्माण कब होता है। अब देखो ना, आप खुद देखो, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अब बोल रहा है आपसे, देखो कभी बोलता है डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, कभी बोलता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कब होता है, कभी बोलता है क्रोमेटिड कब बनेंगे। सबका उत्तर एक ही है, एस फेज। क्रोमेटिड बोले तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, मेनली डीएनए और मेनली प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसमें नॉन हिस्टोन भी होगा, इसमें आरएनए भी कुछ होगा इसमें, लेकिन यहां पर मेनली क्रोमेटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन कहां बनता है, एस फेज में बनता है, ठीक है। 14, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स, के जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली गायब हो जाती है तो क्या होता है उसमें, वो किस अवस्था को दर्शाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट का 2022 का, चुपचाप रहना, टॉप सीक्रेट, ये आएगा। अरे कहां जा रहे हो भाई, ठीक है, आएगा, ठीक है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स दे क्या बताता है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब नहीं होता है, रहता है प्रेजेंट, तो ये दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड फेज मेटाफेज के पहले प्रोफेज, लेट प्रोफेज होता है, इसे प्रो मेटाफेज कहते हैं, उस समय न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया होता है। थर्ड फेज एनाफेज नहीं, एनाफेज से पहले ही हो चुका होता है ये, ठीक है। एंड ऑफ सेकंड फेज नहीं, एंड नहीं, एंड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, नॉट सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना। प्रोफेज के लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और यहीं से हम मानते हैं मेटाफेज की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। आंसर आ गया इसका बीटा बी, पेज नंबर 165, 11th क्लास एनसीईआरटी। 15, if the amount of DNA in the cell during given mitosis is 20 picogram, then क्या बोल रहा है, then the number of chromosome and the amount of DNA in its mother cell in G1 phase what, के क्या बोल रहा है, आपसे वो कह रहा है कि दी गई स्टेज में माइटोसिस में जो है वो क्या बोल रहा है आपसे कि जो है वो इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल ड्यूरिंग गिवन माइटोसिस स्टेज इज 20 पिकोग्राम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन मदर सेल इन G1 फेज वॉज, के G1 फेज में वो पूछ रहा है मदर सेल में कितना होगा, डीएनए का अमाउंट कितना होगा और क्रोमोसोम पूछ रहे हैं ना उसने, क्रोमोसोम कितने होंगे ये बताना आपको, ठीक है। देखो बेटा, एक बात तो क्लियर है कि जो डीएनए है, जब तक डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा तब तक क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे, तब तक डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब G1 फेज होता है, S फेज होता है, बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। अभी हम कहां पर हैं इस स्टेज में, मतलब हम M फेज के अंदर हैं, दिस इज द M फेज। ये बता रहा है एनाफेज, माइटोसिस की ये एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम पोल की ओर जा रहे हैं, क्रोमोसोम डिवाइड कर चुके हैं, पोल की ओर जा रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्लियर है ना, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से बात सुनो, यहां पर यदि एम फेज इस जगह एनाफेज में यहां पे कितना डीएनए, 20 पिकोग्राम डीएनए है, मतलब ये डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है एस फेज में, पूछा गया है G1 फेज में, मतलब ऑलरेडी डीएनए डबल हो चुका है एस फेज में, क्योंकि G1 के बाद आई एस फेज, फिर आई G2 फेज, फिर आई एम फेज, है ना, एम फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में अभी हम हैं।
तो मतलब यदि इस समय 20 पिकोग्राम डीएनए है तो इसका मतलब यह है कि G1 फेज में इसका आधा रहा होगा और उसको फिर डबल किया गया होगा S फेज में, तो 20 पिकोग्राम डीएनए बना, तो डीएनए तो आ गया 10 पिकोग्राम, ये तो मालूम चल गया हमको। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं एनाफेज में? आपको 8 दिखाई पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखिए एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है, क्रोमोसोम डिवाइड कर चुके हैं एनाफेज में, अपोजिट पोल की ओर सिस्टर क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब डिवाइड नहीं किया होगा क्रोमोसोम तो 8 नहीं होगा, कितना होगा? 4 होगा। वो आंसर आ गया 4 क्रोमोसोम। अरे भाई एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड कर चुका है ये, ओ जीवन की बात पूछ रहा है। जीवन में क्रोमोसोम डिवाइड नहीं किया था, क्रोमोसोम 4 होंगे और जो है डीएनए 10 पिकोग्राम होगा। जब एस फेज में गया क्रोमोसोम 4 ही रहेंगे, डीएनए 20 पिकोग्राम हो जाएगा। जब आप एनाफेज में डिवाइड करोगे तो 4 से क्रोमोसोम 8 दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, बनना चाहिए आपको, ठीक है, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सही से पढ़ा होगा जरूर, गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। फिर लेटेस्ट सेल, क्या लिखा इसमें? इफ लेटेस्ट सेल जनरेशन टाइम इज 1 मिनट, एक सेल का जनरेशन टाइम 1 मिनट है, 20 मिनट में कल्चर प्लेट, कल्चर ट्यूब जो है वो 1/8 तक फिल हो जाती है, देन इस ट्यूब को पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा? ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 1 मिनट में सेल 1 से 2 आती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, ये 1 मिनट में होता है। ठीक है, यदि 20 मिनट में, ध्यान से 20 मिनट में 1/8 ट्यूब भरा हुआ है तो 21 मिनट में कितना हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। 22 मिनट में कितना हो जाएगा ये? क्योंकि 1 मिनट में सेल डबल हो रही है, जनरेशन टाइम 1 मिनट है, 1/2 हो जाएगा। और 23 मिनट में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1, मतलब ट्यूब पूरा भरा जाएगा। तो आंसर आ गया 23 मिनट। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर वही लॉजिकल क्वेश्चन है यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, है ना। ठीक है भाई, आपको बोला है 1 मिनट जनरेशन टाइम है, मतलब 1 मिनट में सेल डिवाइड करके कर जाती है। क्या बोल रहा है आपसे कि सेल का एक जनरेशन को पूरा करने का टाइम 1 मिनट है, 1 से 2, 2 से 4 1 मिनट में होती है। उसने कहा है 20 मिनट में 1/8 ट्यूब भरा हुआ है, तो 21 मिनट में 1/4 हो जाएगा, 22 मिनट में 1.5 हो जाएगा और 23 मिनट में पूरा भरा जाएगा। वो आंसर आ गया। ठीक है, 78 मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर, किसके थ्रू अटैच होते हैं? क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से किसके थ्रू अटैच होते हैं? बार बार बताया है, और एग्जाम का जो है वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला वह है काइनेटोकोर। ठीक है ना, प्रोटीन की बनी प्लेट होती है, सेंट्रोमेर पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, दोनों पोल की तरफ पाई जाती है। तो गलती मत करना, सेंट्रोमेर से बेटर आंसर यहां पर काइनेटोकोर है, और यदि काइनेटोकोर ऑप्शन में ना दे रखा हो तो सेंट्रोमेर आंसर आप लगा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट के यहां पर मोर करेक्ट आंसर चुनना है तुमको, तो यहां पे काइनेटोकोर इज द राइट आंसर। नहीं दे रखा हो तो सेंट्रोमेर आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, नॉट सेंट्रियोल। 18 क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की किस अवस्था में क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करते हैं? तो माइटोसिस में की किस अवस्था में? देखो जब तक क्रोमोसोम इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज करके रखा हुआ है, मेटाफेज है, जैसे वो सेपरेट करता है तो हम एनाफेज की शुरुआत को मान लेते हैं। तो आंसर होगा इसका अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज में जो है क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर हो जाता है। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। 19 इन सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज आर द क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर प्लेट। देखो बेटा ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको प्रैक्टिस करने पर आप जो है पूरी साइटोलॉजी आपको याद हो जाएगी। के तो सेल साइकिल की किस अवस्था में क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर प्लेट पर अरेंज करते हुए दिखाई पड़ते हैं? मैंने कहा था वो होती है मेटाफेज, और मेटाफेज प्लेट बोलते हैं उस अरेंजमेंट को हम। ठीक है, आंसर आ गया इसका मेटाफेज। मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम इस समय रहेगा, क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 गौर से देखिए और आंसर दीजिए इसका। ठीक, लेवल द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड बाय लाइन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहला क्या है इसमें बेटा, है ना, दूसरा क्या है इसमें? देखो सबसे पहले नंबर 1
देखो इसका मतलब देखो यहां पे नंबर 1 में क्रोमोसोम से कंफ्यूज मत करना बेटा, क्योंकि 4 में क्या देखा, 4 में पूरा पूरा कवर किया है, तो 4 तो कंफर्म है में कि 4 तो शो कर रहा है ये क्रोमोसोम को, पूरा कंप्लीट मेटाफेजिक क्रोमोसोम को शो कर रहा है वो। तो इसका मतलब 1 आधा क्रोमोसोम शो कर रहा है, मतलब 1 क्या हो गया, 1 हो गया क्रोमेटिड हो गया 1, ठीक है। थर्ड सेकंड क्या हो गया बेटा, सेकंड शो कर रहा है ये सेंट्रियोल को शो कर रहा है, पोल को या सेंट्रियोल को शो कर रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया इसका जो है वो हो गया सेंट्रोमियर, बारक्रास सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ढूंढो इसमें कहां कौन सा ऑप्शन सही है, ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ठीक है ना। फर्स्ट वाला हो गया क्रोमेटिड, सेकंड वाला हो गया सेंट्रियोल, तो फर्स्ट वाला क्रोमेटिड है तो हमने ये आंसर कैंसिल कर दिए, ये आंसर बचे। सेकंड वाला है सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रोमियर नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ए हमारा, ठीक है, आंसर हमारा ए आ गया इसमें, ठीक है। 21 व्हाट इज ट्रू फॉर क्वाशंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की के शांत चरण के लिए क्या सत्य है या क्या सही है। मतलब क्वाशंट स्टेज बोले तो बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं G0 फेज की बात कर रहे हैं। क्वाशंट स्टेज बोले तो हम G0 फेज की बेटा बात कर रहे हैं। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, क्या, ठीक है, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि इस समय सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती, जीवित होती है, काम कर रही होती है, लेकिन वो प्रोलिफरेट या डिवाइड नहीं करती है, तो ये तो सही लग रहा है हमको, ये सही आंसर हो गया। अब दूसरे क्यों गलत है देखते हैं। सेल इन स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कैन प्रोलिफरेट, नहीं ये गलत है, डिवाइड नहीं, प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवाइड करना, बहुगुणन करना, ठीक है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ये भी गलत हो गया, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ये भी गलत हो गया, तो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो G0 फेज में सेल जीवित होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही होती है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करती है, ठीक है, याद रखना। 22 माइक्रोट्यूब्यूल डीपोलाराइजिंग ड्रग सच एज कोल्चिसिन इज एक्सपेक्टेड टू, अब ये क्या काम करती है देखो बेटा, अब ये क्या, ये एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी बट इट इज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, एनटीए के मॉक टेस्ट में है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो कोल्चिसिन जो है वो पूछ रहा आपसे कि माइक्रोट्यूब्यूल को डीपॉलिमराइज करने वाला कोल्चिसिन क्या करता है बेटा, ये माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। आपको थ्योरी में कवर नहीं किया था हमने यहां पे, तो अभी हम एमसीक्यू में कवर कर रहे हैं कि कोल्चिसिन को हम माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं, इसको बेटा हम माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका उपयोग हम पॉलीप्लॉइडी के इंडक्शन में भी करते हैं, इसका उपयोग हम पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता के इंडक्शन में भी करते हैं। तो कोल्चिसिन जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल को डीपोलाराइज कर देगा, स्पिंडल फाइबर को माइटोसिस के दौरान तोड़ देगा, तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है वो कोल्चिकम जो है कोल्चिकम प्लांट से मिलता है, कोल्चिकम ऑटोमनल प्लांट से मिलता है बेटा, ठीक है ना, ठीक, याद रखिएगा। आप सोचोगे सर प्लांट में क्यों नहीं होता ऐसा, प्लांट जो कोल्चिकम प्लांट होता है उसमें एंटी कोल्चिसिन केमिकल पाया जाता है जो इसके इफेक्ट को कम कर देता है, पर दूसरे प्लांट्स में नहीं होता है तो उसमें काम करता है वो। इन सोमेटिक सेल साइकिल दैहिक कोशिका चक्र में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अब ऑप्शन देखिए इसके, ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय ए लॉन्ग माइटोटिक फेज, गलत है, इंटरफेज सबसे अधिक समय लेती है, माइटोटिक फेज कम समय लेती है, तो ये तो गलत हो गया। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, G2 फेज माइटोटिक फेज के बाद आता है, नहीं, माइटोटिक फेज के बाद G1 फेज आता है, G2 फेज नहीं आता है, ठीक है। फिर क्या है बोल रहा है आपसे वो, इन G1 फेज डीएनए कंटेंट, G1 फेज में डीएनए कंटेंट डबल नहीं होता है, S फेज में होता है, तो आंसर क्या बचा, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 हाउ मेनी चेक पॉइंट्स इन दिस सेल साइकिल, सेल साइकिल में कुल कितने चेक पॉइंट आपको देखने मिलते हैं, याद रखिएगा बेटा। अब ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी बियॉन्ड एनसीईआरटी, इट इज, मैं क्लियर कर लूं कि ये बियॉन्ड, अब ये मत बोलना, ज्ञान मत देने लगना मेरे को सर एनसीईआरटी के बाहर क्यों चले गए आप, क्योंकि बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीए के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है बेटा, पहले ऑल इंडिया पीएमटी में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो हम इनसे आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, आ गए तो खेल हो जाएगा, इसलिए भैया 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितने चेक पॉइंट होते हैं, हाउ मेनी चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल, तो याद रखिएगा, आप नोट कर लो इसको, नोट कर लो, मैंने बताया नोट करके 3 चेक पॉइंट होते हैं सेल साइकिल में, 3 मेन चेक पॉइंट होते हैं बेटा। पहला होता है आपके G1 फेज के दौरान देखने मिलेगा, G1 से S में जाने में हुआ, ठीक है, G1 टू S, ठीक है, G1 टू
एस चेक पॉइंट पहला चेक पॉइंट होता है के। यहां पर डीएनए को चेक किया जाता है कि डीएनए की इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है, सेल के साइज को चेक किया जाता है कि प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं, सारे प्रोटीन बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं, डीएनए पर्याप्त है कि नहीं है, वो चेक किया जाता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। फिर दूसरा चेक पॉइंट जो होता है वो होता है आपका G2 से M फेज के दौरान होता है सेकंड के, और इस समय ये चेक किया जाता है G2 से M फेज के दौरान होता है, जहां पर डीएनए में को चेक कर किया जाता है कि प्रॉपर डीएनए डबल हुआ है कि नहीं हुआ है। डीएनए देखो G1 और S के बीच में तो चेक कर रहे हैं वो कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, डीएनए बराबर है ना डुप्लीकेट करने के लिए, और G2 में चेक से M के बीच में चेक करते हैं कि वाकई में कहीं जो है वो जो आपका जो डीएनए है वो प्रॉपरली डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, जितना एनर्जी चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए वो सब कुछ बन गया है कि नहीं बन गया, वो चेक करते हैं। तीसरा चेक पॉइंट होता है एम फेज में, तीसरा चेक पॉइंट होता है एम फेज में, ये होता है मेटाफेज से एनाफेज के बीच में, तीसरा होता है ये मेटाफेज से एनाफेज के बीच में होता है कि ये मेटाफेज से एनाफेज के बीच में होता है कि स्पिंडल फाइबर बराबर जुड़े कि नहीं जुड़े, काइनेटोकोर से बराबर अटैचमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जुड़ गए हो, ना जुड़े हो तो क्रोमोसोम एक तरफ ही चला जाए वो। तो तीसरा चेक पॉइंट होता है आपका मेटाफेज से एनाफेज के बीच में होता है, और जो है यहां पर एनाफेज प्रमोटिंग प्रोटीन भी काम करते हैं यहाँ पे, तो स्पिंडल फाइबर बराबर आकर जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये तीसरा चेक पॉइंट होता है। मतलब सेल डिवीजन को में यदि कोई भी गड़बड़ होगी, सेल साइकिल में कोई भी गड़बड़ होगी तो पता है क्या होगा, कैंसर हो सकता है। इसलिए सेल अलग अलग लेवल पर चेक करती है उसको, ठीक है। तो 3 चेक पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेजरमेंट of amount of DNA per nucleus were taken on a large number of cells from a growing fungus. The measured DNA level range between 3 to 6 picogram per nucleus. One nucleus has 5 picogram of DNA. What stage of cell cycle was this nucleus is in? Okay? बोल रहा है आपसे कि जब भी कभी फंगस के डीएनए के अमाउंट को लिया गया तो ये पाया गया कि 3 से लेके 6 पिकोग्राम होता है। मतलब हैप्लॉइड सेल में 3 पिकोग्राम डीएनए होगा, सी वैल्यू डीएनए, और डिप्लॉइड सेल में कितना होगा, ये 2C वैल्यू होगी जो कि 6 पिकोग्राम वैल्यू होगा, ठीक है। नहीं, मुझे सी कनेक्ट नहीं करना चाहिए यहां पे, मैं थोड़ा ठीक करता हूं उसको। वो बोल रहा है आपसे, उसने बोला है आपसे, हाँ फंगस सेल हैप्लॉइड सेल ही होती है हालांकि, चलो कंफ्यूज नहीं करते इसमें। बोल रहा है आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल का लिया गया, उसमें देखा गया कि 3 से 6 पिकोग्राम वेरी करता है। एक न्यूक्लियस में 5 पिकोग्राम है डीएनए, तो ये सेल साइकिल किस अवस्था में होगा? देखो बेटा सिंपल सी बात है, या तो डीएनए का अमाउंट जो है वो मान लो कि एक सेल है 2C, कब होता है? G1 में होता है। 2C से 4C कब होता है? ये S फेज में होता है, ठीक है। फिर G2 फेज में 4C रहेगा, M फेज में 4C से 2C हो जाएगा। तो अमाउंट है तो 3 रहेगा या 6 रहेगा, पर यदि किसी फेज में अमाउंट 5 पिकोग्राम दिखाई पड़ रहा है, जो ना 3 है ना 6 है, मतलब वैल्यू 2x में नहीं है वैल्यू। देखो सिंपल सी बात है, या तो डीएनए का वैल्यू 3 पिकोग्राम होगा या 6 होगा। जिस सेल में डीएनए डबल हो चुका उसमें 6 होगा, जिसमें नहीं डबल हुआ उसमें 3 पिकोग्राम होगा। अब 5 कहां से वैल्यू आया? 5 वैल्यू तब आएगा जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होगा, तब डीएनए पूरा बना नहीं है, बन रहा है अभी, बनते में नापोगे तो आपको बीच का वैल्यू कोई भी मिल जाएगा आपको। तो आंसर इसका होगा एस फेज, ठीक है। तो एस फेज इज द आंसर। एस फेज ये शो कर रहा है कि डीएनए कंप्लीटली डुप्लीकेट नहीं हो पाया है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस में है, इसलिए 6 की वैल्यू तक अभी नहीं पहुंच पाया था। यदि जिस न्यूक्लियस में आपको 5 पिकोग्राम डीएनए मिला है, मतलब वो एस फेज के अंदर वो न्यूक्लियस अभी है, ठीक है। कि डीएनए डुप्लीकेट्स रेप्लिकेट ग्रेजुअली इन एस फेज, ठीक है। 26 नर्व सेल एंड मसल सेल्स आर इन विच फेज? नर्व सेल और मसल सेल बनने के बाद अभी डिवाइड नहीं करती है, तो बताओ किस फेज में होंगी? जिंदा होती है, जीवित होती है? वो होती है G0 फेज में होती है बेटा, ठीक है ना। लिविंग सेल होती है, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल होती है, पर प्रोलिफरेट नहीं करती है, ठीक है। 27 एट विच सेल साइकिल चेक पॉइंट दिस सेल साइकिल हॉल्टेड इफ दिस सेल्स डीएनए इज डैमेज्ड? के अब बताओ, अब आपको मैंने समझा दिया था, मैंने आपको पूरे फंडे बताया। अब ये क्वेश्चन कहां से आया? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT का क्वेश्चन है बेटा, ये ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीए के मॉक टेस्ट के अंदर दिया गया क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि
भले ही एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया, बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई हमारे पास बाद में सांप निकल जाएगा, लाठी पीटते रहेंगे, वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तैयारी मतलब 100% तैयारी, पूरा 100% एनसीईआरटी, और साथ में जो प्रीवियस ईयर कवरेज है पूरा कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। मतलब आप समझ लीजिए मैं आपको 90 आउट ऑफ 90 के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एट विच सेल साइकिल चेक पॉइंट इन सेल साइकिल हॉल्टेड इफ डी, मैंने आपको बताया था 3 चेक पॉइंट होते हैं बेटा, है ना। कौन सा चेक पॉइंट यहां पे काम करेगा? यहां पर जो चेक पॉइंट बेटा काम करेगा वो चेक पॉइंट कौन सा होगा बेटा? वो होगा G1 से S वाला ने। यदि डीएनए में सब कुछ ठीक होगा तो सेल फिर G1 से S के अंदर जाएगी वो, ठीक है। यदि डीएनए में कोई फॉल्ट होगा, डैमेज होगा डीएनए, तो S फेज में सेल नहीं जाएगी, बल्कि वो प्रोग्राम डेथ कर लेगी, वो अपने आप को मार लेगी सेल। वो एपोप्टोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं उसको, प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल को एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा यदि सब कुछ ठीक रहा तो एस फेज में सेल जाएगी। तो आंसर इसका हो गया G1 to S, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, द लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, के तो आपको न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर बिखरा हुआ नेटवर्क के रूप में कब दिखाई पड़ता है? इंटरफेज में दिखाई पड़ता है। और इंटरफेज बोले तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज इज द इंटरफेज। क्या दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बना तो टक बिटक लगाओ। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन 2C ओनली इन सेल, के किस अवस्था में डीएनए का अमाउंट केवल 2C रहेगा सेल के अंदर? देखो बेटा सिंपल सी बात है, G2 में तो अमाउंट आता है 4C, क्योंकि S के बाद आती है 4C, शुरुआत में M फेज में 4C, जो धीमे से डिवाइड होने पर 2C होगा, तो ये तो आंसर गलत हो गए। S फेज में अमाउंट 2C से 4C होता है, तो केवल 2C नहीं रह सकता है S फेज में, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन G0 फेज में और G1 फेज में, G0 फेज में और G1 फेज में हमेशा डीएनए का अमाउंट 2C रहेगा, ठीक है। क्लियर? याद रखना बेटा। अब ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बताना, मतलब छोटे छोटे फैक्ट है, पर ये एग्जाम जो एनसीईआरटी में लिखा ना, उसी को किस प्रकार से पूछते हैं एग्जामिनर, ये वो चीजें, ठीक है। एंड ऑफ प्रोफेस मार्क्ड बाय, अब देखो प्रोफेस का अंत कैसे मालूम, कि प्रोफेस खत्म हो गया कैसे मालूम चलता है बताओ, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा, कैसे मालूम चलेगा बताओ। अब ऑप्शन ए गलती से ऐसा मत करना कि तुमने ऑप्शन ए पढ़ा झट से लगा दिया आपने, ठीक है, झट से लगा दिया, भट से, ठीक है, पढ़ते साथ कि हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेप्टर होती है, कंप्लीट, ये लगाया, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओनली लिखा है, ओनली एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जब प्रोफेस का एंड होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसेप्टर आते हैं। द बेस्ट आंसर, चूज द बेस्ट आंसर, ठीक है। नियर बाय आंसर कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो सही आंसर आपको चुनना है। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 165, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का कौन सा फेज है जहां पे सबसे ज्यादा ड्रामा दिखाई पड़ता है? क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इक्वेटर पर अरेंज हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे होते हैं, दैट इज द एम फेज। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 32, द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल की G2 स्टेज में क्रोमोसोम की नंबर की संख्या में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि G1 फेज में मान लो एक क्रोमोसोम है, ये G1 फेज में एक क्रोमोसोम है, ठीक है। जब आप S फेज में गए तो एक क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। G2 फेज में क्या होगा? क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट डबल रहेगा। M फेज में क्या होगा? M फेज में क्या होगा बेटा? M फेज में क्या होगा? M फेज में जो डबल डीएनए कंटेंट है इसको डिवाइड किया जाएगा और ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है। एक जनरल व्यू देखें हम, तो मैंने कहा G1 फेज में एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होगा, S फेज में एक क्रोमोसोम में एक से दो डीएनए होने की प्रोसेस होगी, डीएनए डुप्लीकेट होगा। G2 में हमेशा क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में दो डीएनए होगा, और इसी को तो हमें अलग अलग करना है M फेज में आगे जाके, है ना बेटा, याद रखो। इसीलिए S फेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है, अमाउंट ऑफ डीएनए बदल जाता है, ठीक है। 33, हाउ मेनी सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ माइटोसिस ऑकर्स टू प्रोड्यूस 32 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल, के एक सेल से हमको यदि जो है वो 32 सेल 32 सेल बनानी है तो हमें जो है वो कितनी जनरेशन की आवश्यकता होगी? तो करके देख लेते हैं ना इसको हम। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8,
8 से 16, 16 से 32। गिन लेते हैं। एक जनरेशन, 2, 3, 4, 5। आंसर आ गया 5। सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें आप लगाते रहो बैठ के गणित तमाम तरह का, तो कैसे बनेगा बेटा? ठीक है ना, है ना? ठीक, चलिए। इफ ए माइटोसाइट, मतलब माइटोसिस करने वाली सेल में जीवन अवस्था में 16 क्रोमोसोमों, 10 पिकोग्राम डीएनए, मतलब 2n इक्वल टू 16, 2c इक्वल टू 10 पिकोग्राम। ये कब है? जीवन में है। ठीक है, तो क्या सही है? अब तुम करो बेटा इसको, मैं रुक रहा हूं अभी, थोड़ा आप लगाओ, अपना दिमाग लगाओ अभी। ठीक है ना? ठीक है, लगाओ बेटा, सॉल्व करो। जब तक हम पानी शानी पी लेते हैं, तुम अपना लगाओ, उसको, क्वेश्चन को लगाओ। देखो, एस फेज में 5 पिकोग्राम डीएनए होगा, एकदम गलत है। आधा नहीं होगा, डबल होगा वो। ठीक है, द सेल ऑफ एनाफेज विल हैव 20 पिकोग्राम डीएनए एंड टोटल 32 क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। एनाफेज में चूंकि वो जीवन के बाद एस आएगा, एस के बाद G2 आएगा, ठीक, तो यहां पे डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका होगा, डीएनए हो जाएगा 20 पिकोग्राम। ठीक है, एनाफेज में क्रोमोसोम 16 थे, तो 16 क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके होंगे, तो 32 क्रोमोसोम बन चुके हैं। दिस इज राइट स्टेटमेंट। ठीक है ना? G2 फेज में 8 क्रोमोसोम होंगे, गलत है। क्रोमोसोम नंबर डिवाइड आधे नहीं रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा। ठीक है ना? डबल कब होगा? और डबल होगा आपका एनाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में 10 पिको नहीं बेटा, डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका होगा इस फेज के बाद, तो मेटाफेज में 20 पिकोग्राम डीएनए होगा, 10 नहीं रहेगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसी को अप्लाई किया उन्होंने। आंसर इज बीटा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन अगला। ठीक है, यदि एक पोलन ग्रेन में अमाउंट ऑफ डीएनए 5 पिकोग्राम है, पोलन ग्रेन बोले तो बेटा क्या? हैप्लॉइड। एन हो गया, एन कितना है? क्रोमोसोम नंबर 5 है। ठीक है, तो सी डीएनए अमाउंट क्या होगा? हैप्लॉइड में सी होता है, तो कितना हो गया? 5 पिकोग्राम हो गया। ठीक है, इसका मतलब डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 10 होंगे। 2c वैल्यू डीएनए कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, ये हमने अपने समझ के लिए लिख लिया। यहां पे क्या पूछ रहा है? मीजोफिल सेल में, अरे वही तो क्वेश्चन ही वही था। अरे अपने पहले ही सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन वही था कि मीजोफिल सेल क्या होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड सेल में कितना डीएनए होगा? 2c होगा, क्रोमोसोम नंबर 2n होगा, तो पोलन ग्रेन मतलब हैप्लॉइड है। परागकण की बात करें, हैप्लॉइड होता है बेटा, है ना? तो 10 10 क्या आ गया आंसर? क्या आ गया इसका बेटा? इसका आंसर आ जाएगा अपना 10 जो है वो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया आपका कि अमाउंट ऑफ डीएनए 10 और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10। आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज कौन सा होता है बताइए? सबसे छोटा फेज होता है एम फेज। माइटोटिक फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द सेल साइकिल। ड्रामेटिक फेज होता है। 37 विच फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल? मतलब वो एम फेज और एस फेज के बीच में क्या आता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताओ क्या आएगा? अरे जीवन फेज आएगा दोस्त, तो क्या आएगा बताओ, है ना? तो इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान दो कि एग्जामिनर क्या लिखता है बेटा, है ना? उस पर ध्यान देना है कि एग्जामिनर की भाषा क्या है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। ठीक है ना? उसने बोला माइटोसिस और इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एस फेज और एम फेज के बीच में क्या आएगा? जीवन फेज आएगा। 38 इंटरजोनल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड के कहां? देखो बेटा, जब एनाफेज अवस्था में, जब ये मैंने कहा ये माइटोटिक पोल हो गया है, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस हो गया, एस्टर रेस, इक्वेटर। जब एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके होते हैं बेटा और अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो स्पिंडल फाइबर वो होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोसोमल, नोट कर लेना, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर जो है बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जो यहां पर जुड़े हुए क्रोमोसोम से, तो हमने कहा ये हो गए नंबर 1, है ना? दूसरे होते हैं जो पोल टू पोल मूव करते हैं, जो पोल टू पोल जाते हैं, ये नंबर 2 होते हैं। नंबर 2 वालों को बोलते हैं हम कंटीन्यूअस
स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और तीसरे प्रकार के स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बनते हैं, धकाते हैं, जो खींचते नहीं, धकाते हैं, ठीक है। दे पुश, ये पुश करते हैं, धकाते हैं इसको, ठीक है। ये थर्ड टाइप के होते हैं और इन्हें बोलते हैं हम इंटर जोनल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, इनको हम इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, जो धकाते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक एनाफेज अवस्था में न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर तीन प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, कंटीन्यूअस, क्रोमोसोमल और इंटरजोनल। कंटीन्यूअस पोल टू पोल होते हैं और पोल से क्रोमोसोम के काइनेटोकोर तक जो होते हैं वो क्रोमोसोमल होते हैं बेटा, है ना। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर पोल से काइनेटोकोर तक होते हैं और दो क्रोमोसोम के बीच में नए डॉटर क्रोमोसोम को धकाने वाले होते हैं इंटरजोनल फाइबर। तो क्या हो गया, बिटवीन डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। आंसर आ गया इसका ए, बिटवीन डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैच कीजिए, कॉलम मैच करना है आपको, सही कोड चुनना है। प्रोफेज क्रोमोसोम का मटेरियल का कंडेंसेशन की शुरुआत होती है, तो एक का तो 2 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर इनमें से एक होगा, ठीक है। फिर मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स गेट कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर, मेटाफेज में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पे दोनों जगह वो रखा है तो ये तो सही हो गया। फिर सी एनाफेज सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम लाई टुवर्ड पोल व्हाइल आर्म ट्रेल बिहाइंड, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, सेंट्रोमियर आगे रहेगा, आर्म पीछे रहेगी, तो थर्ड का T3 हो गया, तो आंसर आ गया इसका सी। बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बेटा, ठीक है ना। आंसर आ गया इसका सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने, माइटोटिक इंडेक्स का मतलब क्या है। रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन, रेशियो ऑफ माइटोटिक एंड म्यूटिक डिवीजन एंड रेट ऑफ डिवाइडिंग सेल, रेशियो ऑफ डिवाइडिंग सेल एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना आपको। माइटोटिक इंडेक्स का मतलब है कुल कितनी सेल डिवाइड कर रही हैं और टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल मान लीजिए हमने कहा 100 है और कुल 20 सेल डिवाइड कर रही हैं, तो मतलब माइटोटिक इंडेक्स 1/5 आ गया आपका, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिवाइडिंग सेल एंड टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है। रेशियो ऑफ डिवाइडिंग सेल एंड टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल कितनी सेल है और कितनी सेल डिवाइड कर रही है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, माइटोटिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट वन फॉर द क्रोमोसोम गिवन बिलो, के दिए गए क्रोमोसोम के लिए बिल्कुल सही चुनिए आपके। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बताओ, नंबर ऑफ क्रोमेटिड काउंट करो बेटा, काउंट करो के। नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 है ना बेटा, एक क्रोमेटिड ये हो गया अपना, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, क्रोमेटिड 2 हो गए, तो पहला कैंसिल, ठीक है। नंबर ऑफ आर्म्स 4 दिखाई पड़ रही है हमें, ये अपर आर्म, लोअर आर्म, छोटी आर्म, बड़ी आर्म, ठीक है ना बेटा, ठीक। स्मॉल आर्म को पी आर्म बोलते हैं बेटा हम, पी इज द स्मॉल आर्म एंड क्यू इज द लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये सही हो, इनमें से एक होगा। फिर पूछ रहा आपसे वो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 होगा, सेंट्रोमियर 1 है, आंसर सी आ गया आपका, ठीक है। काइनेटोकोर 2 होगा इसमें और टीलोमियर सिरे कितने होंगे, 4 होंगे इसमें, तो आंसर आ गया सी इज द राइट आंसर, है ना, ठीक है। आपको मतलब मालूम है, आपको टीलोमेर नहीं मालूम है, क्रोमोसोम के सिरे को टीलोमेर नहीं बोलते हैं, तो गलत है क्वेश्चन ये, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डायग्राम गिवन बिलो, के दिए गए डायग्राम के लिए सही उत्तर चुनिए। ये एनसीईआरटी का ही इमेज है और आपको पहचानना है इसमें, देखो, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है इसमें बताइए, कितने क्रोमोसोम इसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इसमें 4 क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, क्रोमोसोम का नंबर 4 हो गया। नंबर ऑफ क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो 8 हो गए क्रोमेटिड। फिर नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, 4 क्रोमोसोम में तो 4 सेंट्रोमेयर हो गए आपको। नंबर ऑफ काइनेटोकोर, हर एक सेंट्रोमेयर में 2 काइनेटोकोर होते हैं, एक लेफ्ट एक पोल की तरफ, दूसरे पोल की तरफ, तो 8 हो गया। तो 4848 इज द आंसर, तो 4848 इज द आंसर, आंसर इज डेल्टा डी,
ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना बेटा, क्योंकि एग्जाम में अब इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी की ही इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, उसी का डेटा यूज करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपको बनना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर। 43 द मेन प्रोटीन इन द न्यूक्लियर स्पिंडल, न्यूक्लियर स्पिंडल का मुख्य प्रोटीन क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं मेनली, तो मेनली क्या होता है? मेनली होता है बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना, मेन इज द ट्यूबुलिन प्रोटीन, याद रखिएगा, ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन सिल्क में होता है, ठीक है। 44 ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C, के किस अवस्था में आपको डीएनए का अमाउंट जो है वो 4C ही दिखाई पड़ेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, वो 4C ही दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आंसर सुनना है, गलती मत करना आप बेटा, आप जल्दी से आंसर ये लगा दोगे गलत आंसर, क्योंकि G2 में तो अमाउंट हमेशा 4C होगा, पर M फेज में चूंकि सेल न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो अमाउंट 4C से 2C हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। आंसर आएगा ओनली G2 में, केवल यानी यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा 4C ही रहेगा केवल G2 फेज में, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि एम फेज में 4C रहेगा शुरू में, बाद में 2C हो जाएगा वो। विच फेज कम्स इन बिटवीन G1 एंड G2 फेज, के बीच में क्या आता है? G1S G2M, तो अब आगे आंसर इसका S फेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को बड़ा प्रयास करता है, वो देगा एग्जाम में, ठीक है ना। एनाफेज में क्रोमोसोम में क्या होता है बताओ? एनाफेजिक क्रोमोसोम में क्या होता है? कितना डीएनए होता है? देखो बेटा, मेटाफेजिक क्रोमोसोम ऐसा होता है, ठीक है, एनाफेजिक क्रोमोसोम ऐसा होता है, इसमें होते हैं 2 डीएनए, इसमें होगा 1 डीएनए, क्योंकि डिवाइड होने के बाद बना होता है, ठीक है, तो आएगा इसका 1 डीएनए मॉलिक्यूल, सिंपल सा है, ठीक है। 47 the centriole begin to move towards opposite pole in the cell, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव करना कब शुरू करता है बेटा? प्रोफेज में, जैसे क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा होता है, सेंट्रल अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू करता है, क्योंकि मेटाफेज में इसको न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनाना होता है, तो आंसर आ गया इसका प्रोफेज, तो गलती मत करना बेटा, है ना। 48 इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन कितनी देर होता है इसमें? मैंने बताया था 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, ये सीधा डेटा है एनसीईआरटी करके, 1 घंटा के आसपास जो है वो मैमेलियन सेल या ह्यूमन सेल की बात करें 24 आवर में डिवाइड करती है, 1 घंटा का उसका एम फेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेस की शुरुआत को कैसे मार्क करते हैं? कैसे मालूम चलता है कि प्रोफेस शुरू हो गया है? प्रोफेस शुरू होने के लिए क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, जैसे प्रोफेस शुरू होता है तो क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो कंडेंस होना शुरू करता है, और बिगिनिंग ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल अपने आप को कंडेंस करने लगता है, वही प्रोफेस की शुरुआत माना जाता है। तो आंसर इसका हो गया इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, क्रोमोसोम का मटेरियल अपना कंडेंसेशन करने लगता है, और यही बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज होता है, ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल कब अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं? सेंट्रियोल अपने आप को बताओ कब रेप्लिकेट करते हैं, बताइए। सेंट्रियोल अपने आप को जो है इंटरफेस की एस अवस्था में, इंटरफेस की एस फेज में सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, तो आंसर आ गया इंटरफेज, और मोर करेक्टली इट इज एस फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है ना, एस फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो ये बेटा हमने क्या देखे? ये हमने 50 क्वेश्चन देखे जो सेल साइकिल और माइटोसिस के आधार पर थे। हमने अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा, हमने कि कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। अब इसके ऊपर तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, पर वो एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और जो डीपीएस दिया गया है वो देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग थ्योरी लेक्चर में 45 क्वेश्चन डीपीएस में, ठीक है। एमसीक्यू लेक्चर में 45 क्वेश्चन डीपीएस में अलग हैं, 50 क्वेश्चन ये है, तो हम तकरीबन 140 क्वेश्चन करते जा रहे हैं एक लेक्चर के दौरान, ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब हमारा पर्पस ये है कि हम जब जो है वो 38 चैप्टर पूरे करेंगे, तो हमारे जो भी, मान लीजिए हमने कहा कि 40 लेक्चर टोटल हुए, 40 लेक्चर टोटल हुए, तो 40 लेक्चर टोटल हुए, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम जो है वो 6-7 हज़ार क्वेश्चन ऐसे तैयार करेंगे हम, और उसके बाद टेस्ट हो रहा होगा आपका, तो हम ऐसे करके हम जो है वो आपके 12-15 हज़ार क्वेश्चन कवर करेंगे ऑल सब्जेक्ट मिला के। यही तो तरीका है। एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
याद रखना एक मंत्र, ना जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। हर दिन आगे बढ़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।